नमस्ते साथियों, नितिन शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। मैं नितिन शर्मा आप सभी के लिए एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। साथियों, आज हम जिस विशेष टॉपिक पे या मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है। ये शिक्षा नीति जो है, ये 34 साल के बाद एक नई शिक्षा नीति आई है। 34 साल से पुरानी ही शिक्षा नीति हमारे देश में चल रही थी। वो 10+2 की थी और इसमें 5+3+3+4 के नई प्रणाली लागू की गई है। वैसे तो इस नीति में काफ़ी बदलाव है और काफ़ी बड़ी नीति है, पर हम केवल और केवल जो मेन बदलाव है, जो मोटे मोटे बड़े बड़े बदलाव हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे आज हमारे इस टॉपिक में। सबसे पहले तो हम आज की इस नीति की खास बात करते हैं कि ये नीति जो है, ये 34 साल बाद हमारे देश में लागू की गई है। ये 34 साल बाद एक नई नीति हमारे देश में जारी की गई है, शिक्षा नीति। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस देश में बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उस देश की शिक्षा नीति को बदलो। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से और नवाचार और रिसर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह नीति लागू की गई है। इस नीति की खास बात यह है कि इस नीति के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तन करके और शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। आज़ादी के बाद और 1985 तक हमारे देश में शिक्षा मंत्रालय ही था और शिक्षा मंत्री ही थे, लेकिन 1985 के बाद इसका नाम परिवर्तन करके और मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था और जो उसके मंत्री जी थे उनको भी मानव संसाधन विकास मंत्री कहा जाता था। अब चूंकि शिक्षा नीति नई आई है तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि 34 साल के बाद नई नीति है। दूसरा, ये 21वीं शताब्दी की पहली नीति है, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। और तीसरी बात है कि मंत्रालय जो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। चलिए, अब हम इसके जो मेन परिवर्तन इसमें किया गया है वो है शिक्षा प्रणाली में। पहले जो शिक्षा प्रणाली थी वो 10+2 थी और अभी जो शिक्षा प्रणाली है जो इसमें प्रावधानित की गई है वो 5+3+3+4 है। तो 10+2 मतलब पहले हम 10वीं कक्षा तक, पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक हम सभी विषय पढ़ते थे और 10वीं कक्षा के बाद 11वीं में जब हम जाते थे, 11वीं-12वीं में, तो हमारे पास ऑप्शन रहता था कि हम किसी एक पर्टिकुलर विषय में जो है पढ़ाई करेंगे, चाहे वो कॉमर्स की हो, आर्ट्स की हो, चाहे वो साइंस की हो, मैथ्स हो, बायो हो। इस पर हम एक पर्टिकुलर विषय पे ही हम आगे चर्चा करते थे। लेकिन इस नीति में थोड़ा बदलाव किया गया है। सबसे बड़ी बात है, इसमें कुछ काफ़ी कॉस्ट भी आया मेरे पास। एक कन्फ्यूजन की स्थिति है कि पहले 10+2 मतलब 12 और बच्चा जो है वो 5 साल या 6 साल में भर्ती होता था, तो 12 और 6 18 साल में बच्चा अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी कर लेता था। अब कुछ लोगों का, जो हमारे पालक हैं, शिक्षक हैं, जो बच्चे हैं, वो इस नीति को थोड़ा सा कन्फ्यूजन समझ रहे हैं। कन्फ्यूजन उनके मन में ये है कि 5+3 8, 8+3 11 और 11 और 4 15 वर्ष की ये नीति है, शिक्षा नीति। स्कूल एजुकेशन 15 वर्ष का रहेगा, पहले 12 वर्ष का था, अभी 15 वर्ष का रहेगा। और 6 साल में बच्चा अगर भर्ती होता है, 6 और 15 21 वर्ष, मतलब 21 वर्ष में बच्चा जो है वो स्कूल एजुकेशन पूरी करेगा। ऐसा लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल एजुकेशन की एंट्री एज में परिवर्तन किया गया है, एग्जिट एज में परिवर्तन नहीं किया गया है। मतलब ये कि 18 वर्ष में ही स्कूल एजुकेशन पूर्ण होगा, लेकिन एंट्री एज जो पहले 10+2 में थी वो 6 वर्ष थी, 5 या 6 वर्ष, और अभी जो है वो 3 वर्ष कर दी है। कहना मतलब ये है कि इस नीति का सबसे बड़ा बदलाव ये है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी हमने स्कूल एजुकेशन में जोड़ दिया है। अब 5+3+3+4 ये फंडा क्या है? तो हम 5 साल को देखें तो 5 साल जो है ये है आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी प्लस कक्षा फर्स्ट और सेकंड, इसका एक अलग ग्रुप बना दिया है। सेकंड जो है 3, वो है 3, 4 और 5, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 का एक अलग ग्रुप बना दिया है। उसके बाद वाला जो 3 है वो है 6, 7 और 8 का अलग ग्रुप बना दिया है। और आखिरी वाला जो 4 है
है ना, 5+3+3+4, तो आखिरी वाला जो 4 है उसमें 9, 10th, 11th, 12th, मतलब नई शिक्षा नीति में एजुकेशन को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहली है फाउंडेशन स्टेज, सेकंड जो है प्रीपैरेटरी या प्राइमरी स्टेज, थर्ड जो है मिडिल स्टेज, और फोर्थ जो है वो हायर सेकेंडरी स्टेज या लास्ट स्टेज भी हम कह सकते हैं स्कूल एजुकेशन की। वैसे तो इस नीति में आंगनवाड़ी से लेकर उच्च शिक्षा तक काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। हम शुरुआती बात करें फाउंडेशन स्टेज की, तो फाउंडेशन स्टेज में जो कक्षा रहेगी वो आंगनवाड़ी से लेकर कक्षा सेकंड तक रहेगी, और इसमें जो आयु वर्ग रहेगा वो 3 से 8 वर्ष रहेगा। 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, और अवधि इसकी 5 वर्ष की रहेगी। अब इसमें फिर 2 पार्ट किए गए, फाउंडेशन स्टेज में वापस से 2 पार्ट किए गए हैं। पहला पार्ट है 3 से 6 वर्ष, मतलब आंगनवाड़ी प्राइमरी बच्चों के लिए, वो बाल वाटिका में पढ़ेंगे, आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे, और दूसरा स्टेज जो है वो कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए, पर इन दोनों को मिलाकर ही फाउंडेशन स्टेज बनाया गया है बच्चे की नींव मजबूत करने के लिए। इस फाउंडेशन स्टेज में हम बच्चे किताबों से कम पढ़ेंगे, खेल कूद या अन्य गतिविधियों से ज़्यादा पढ़ेंगे, तो इससे स्वाभाविक है किताबों का बोझ कम होगा, बच्चों में खेल कूद और अन्य गतिविधियों से पढ़ाने का उनको मौका दिया जाएगा। हम सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज जो है वो है प्रीपैरेटरी या प्राइमरी स्टेज। इसकी जो आयु है, ये इसकी जो कक्षा है वो कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, और इसमें जो आयु वर्ग है वो 8 से 11 वर्ष रहेगा। इसमें बच्चों को स्थानीय भाषाओं में, मतलब कक्षा आंगनवाड़ी से लेकर कक्षा 5वीं तक ये नियम प्रावधानित है कि बच्चों को स्थानीय भाषा में ही पढ़ाई करवाई जाएगी। इंग्लिश की बाध्यता खत्म होगी। ये जो बात है ना इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश की और हिंदी इंग्लिश मीडियम की जो बाध्यता है वो ख़त्म होगी। बच्चे को स्थानीय भाषा, मान लीजिए गुजरात में है तो गुजराती, तमिल में है तो तमिली, जो भी उनकी स्थानीय भाषा है उसको उस स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। तो ये भी एक बेनिफिट है, बच्चा अपना जो जहाँ रहता है स्थानीय, वहाँ के कल्चर को समझेगा, वहाँ की भाषा मातृभाषा को समझेगा। इसके बाद हम अगले स्टेज पे आते हैं, मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 प्रावधानित है। आयु वर्ग जो रहेगा वो 11 से 14 वर्ष रहेगा, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बच्चों को विषय जो है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ये पढ़ाए जाएंगे, लेकिन इसके साथ एक ऑप्शनल ये है कि इसमें वोकेशनल कोर्स भी शुरू किया जाएगा। शुरू से ही बच्चों के अंदर एक नया हुनर, वो अपनी रुचि के अनुसार कोई भी एक वोकेशनल कोर्स में, मान लीजिए कंप्यूटर में रुचि रखते हैं तो कोडिंग वगैरह में वो जा सकते हैं, या वो आईटी फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो रुचि रखते हैं उस रुचि में उसको फील्ड को रुचिकर बनाने के लिए इसमें वोकेशनल कोर्स डाला गया है। आप वोकेशनल कोर्स करेंगे, साथ ही आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। आप अध्ययनरत रहते हुए भी इंटर्नशिप कर सकते हैं और करेंगे। मान लो कि बच्चा सॉफ्टवेयर में जाना चाहता है तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप कर सकता है। तो ये इस नीति का बहुत अच्छा जो बदलाव देखने को मिला है। बच्चे के अंदर शुरू से ही एक नई नवाचार या नया जो उसके रुचि है, रुचिकार कार्य वो कर सकता है। इसके बाद हम बात करें फोर्थ स्टेज की या लास्ट स्टेज की, तो वो है हायर सेकेंडरी स्टेज। इसमें पहली बात तो ये कि जो स्ट्रीम सिस्टम है, संकाय नियम जो है वो ख़त्म कर दिया है। पहले जो हमारे यहाँ 3 चलते थे, आर्ट्स, कॉमर्स और मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, लेकिन अब जो है इसको ख़त्म कर दिया है। बच्चा अपने आर्ट्स के साथ या अन्य किसी कक्षा के साथ, अन्य किसी सब्जेक्ट के साथ अपना मन चाहे विषय भी पढ़ सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा साइंस उसने ले रखा है लेकिन वो इतिहास पढ़ना चाहता है, तो अभी पुराने 10+2 सिस्टम में ये नियम नहीं था कि वो एक के साथ वो पढ़ाई भी कर सके, लेकिन इस नीति में ये परिवर्तन है। इसमें आपके जो सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट्स का कुछ पूल बनाए जाएंगे, छोटे छोटे पूल बनाए जाएंगे, और आप जब एडमिशन लेंगे तो आप कौन सा पूल लेते हैं। फिजिक्स के साथ आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, फिजिक्स के साथ मैथ्स ले सकते हैं, फिजिक्स के साथ बायो ले सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे वो आप ले सकते हैं। कॉमर्स भी ले सकते हैं। इसका एक सब्जेक्ट का पूल बनेगा, वो पूल आप लेकर और आप मन चाही अपनी जो आपका रुचि है वो सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और आपको जिसमें कैरियर बनाना है वो सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। दोनों रहेंगे, कैरियर वाला सब्जेक्ट भी रहेगा, साथ में जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात है, इसमें बोर्ड सिस्टम, जो बोर्ड परीक्षा है उनको थोड़ा सा शिथिल किया गया है, थोड़ा सा उसकी महत्वता कम की गई है। लेकिन अब आपको 9 से 12 बच्चों को सेमेस्टर प्रणाली पर पढ़ना पड़ेगा, मतलब हर 6 महीने में परीक्षाएं होगी और आपको साल भर ही पढ़ना है।
हो सकता हो कि सेमेस्टर ब्रेक 15 या 20 दिन का आपको देंगे, लेकिन आपको साल भर पढ़ना है, 6-6 महीने में परीक्षाएं होगी। इसके बाद इस हायर सेकेंडरी में एक और बदलाव ये किया गया है कि आपका जो असेसमेंट होगा, जो मूल्यांकन होगा बच्चों का, वो 360 डिग्री असेसमेंट होगा। मतलब ये कि आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें बच्चा जो है वो तो खुद टीचर तो मूल्यांकन करेंगे ही सही, आपका जो बच्चा रहेगा वो खुद भी अपना मूल्यांकन उसमें लिखेगा और आपके सहपाठी भी आपका मूल्यांकन उस में लिखेंगे। इसके बाद एक ओवरऑल ग्रेडिंग तैयार होगी और फिर आपकी जो है रिजल्ट बनेगा। ये इसका एक बहुत बड़ा मतलब केवल आप एजुकेशन के माध्यम से ही नहीं, मतलब पढ़ने वाले तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन आपका व्यवहारिक ज्ञान, खेल कूद, स्पोर्ट्स वगैरह जो भी आपका और अदर एक्टिविटी है, उन सब को मिलाकर ही आपका जो है ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। ज़रूरी नहीं बच्चा पढ़ने में तेज है तो केवल वही आगे हो, आपकी ओवरऑल एक्टिविटी को देखा जाएगा और ओवरऑल एक्टिविटी के बाद ही आपकी जो है ये तैयार की जाएगी। इसमें हम हायर सेकेंडरी पूरी करने के बाद हम उच्च शिक्षा की ओर जाते हैं। तो वहाँ भी ऐसा है कि भाई जिसके नंबर ज़्यादा है, पहले जो पद्धति थी उसमें ये था कि जिसका नंबर ज़्यादा है उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, कम नंबर उसको दूसरा कॉलेज, अच्छा कॉलेज मतलब कि जो मनचाहा कॉलेज है वो नहीं मिल पाता है और दूसरे कॉलेज उसको मिल जाते हैं। लेकिन इस नवीन नीति में ये नियम किया गया है कि आपके 12th में जो भी नंबर हो, लेकिन आपको अगर हायर सेकेंडरी में अपने को इसमें आपको उच्च शिक्षा में अगर जाना है तो एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना होगा। उस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर और आपके 12th के मार्क्स दोनों मिलाकर आपके ग्रेडिंग बनेगी और ग्रेडिंग के आधार पर फिर आपको कॉलेज आवंटन किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जिसके 12th में कम नंबर हैं उसके पास भी पूरा चांस रहेगा कि वो अपना मन चाहा या अच्छा कॉलेज उसको मिल सके। दूसरी बात, इसमें मल्टी एंट्री, उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूल शिक्षा खत्म हो गया, हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं। उच्च शिक्षा में मल्टी स्टेज, मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट के ऑप्शन उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। अब मल्टी एंट्री क्या होता है, मल्टी एग्जिट क्या होता है? पहले क्या था कि मान लीजिए आपने किसी एक पर्टिकुलर बीएससी में आपने एडमिशन लिया, अब एडमिशन लेने के बाद आपने 1 या 2 साल में उस पढ़ाई को छोड़ दी, तो वो आपके 2 साल किसी काम के नहीं रहेंगे और ना भविष्य आपको अगर वापस पढ़ना है तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन इस नीति में ये प्रावधानित है कि अगर आपने 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, आपको उसके हिसाब से आपके एकेडमिक जो क्रेडिट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने 1 साल पढ़ाई करी तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के साथ आप अन्य कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं और वो आपका 1 साल काउंट किया जाएगा। अगर आपने 2 साल पढ़ाई करी और छोड़ी तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। आपने 3 साल पूरी पढ़ी तो हो सकता है आपको डिग्री दी जाएगी। अब इसमें क्या है, कुछ ऑप्शन और भी हैं। अगर कोई नौकरी के साथ ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसको 3 साल तक ही पढ़ाई करनी है, लेकिन अगर कोई बच्चा स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको 4 साल की करनी पड़ेगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि चौथा जो साल रहेगा वो उनका रिसर्च रहेगा। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस नीति में रिसर्च को बढ़ावा दिया गया है, रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा दिया गया है। तो रिसर्च जो है आपका 4th वर्ष पूरा रिसर्च का रहेगा। उसके बाद 1 साल का जो रहेगा वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा, मतलब 4 साल का ग्रेजुएशन, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन। और उसके बाद हम बात करें तो एमफिल को ख़त्म कर दिया है और 4 साल की रहेगी पीएचडी। एमफिल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है और 4 साल की पीएचडी रहेगी। ये इसके जो है। और मल्टी एग्जिट का है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कोर्स पूरा करो, आप अधूरे में छोड़ना चाहो तो अधूरे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो आपके एकेडमिक जो क्रेडिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। आप जब भी आगे कभी कहीं और पढ़ना चाहते हो तो वो आपका 1 साल 2 साल जब भी आपने जहाँ से शुरुआत करके छोड़ा है वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे और आपको आगे उसका मौका मिल जाएगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, इसमें भी स्ट्रीम सिस्टम है, मल्टी स्ट्रीम सिस्टम। मतलब आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई अन्य विषय भी जो आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन है कि आप अगर आपने मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, सिविक्स जो इतिहास है वो सिविक्स जो अपना संविधान है वो सब भी आप इसके साथ पढ़ सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। पहले उच्च शिक्षा में नियम बनाने के लिए यूजीसी और एआईसीटीई जैसी अन्य संस्थाएं थी। अब इस नई शिक्षा नीति में प्रावधानित किया गया है कि जो ये छोटी छोटी संस्थाएं हैं इन सभी संस्थाओं को हटाकर एक रेगुलेटर तैयार किया जाएगा और वही सभी पूरे देश के लिए वो नियम बनाएगा।
मतलब अब ये छोटे जो अलग अलग हैं, जो अलग अलग संबंधता है, अलग अलग कॉलेज अलग अलग उससे संबंधता है, तो उनको अलग अलग नियम नहीं फॉलो करने पड़ेंगे, एक ही नियम पूरे देश में सभी के लिए लागू रहेगा। यह भी इस नीति का बहुत अच्छा बदलाव है। अब हम फीस की बात करें तो फीस रेगुलेशन भी सभी के लिए पूरे देश में स्कूल एजुकेशन से लेकर कॉलेज उच्च शिक्षा तक के लिए एक ही रहेगा। मतलब एक ही, मतलब पूरे प्रदेश में एक ही फीस रेगुलेटर तैयार किया जाएगा और सभी उसको मान्य करना पड़ेगा। ये इस नीति के बड़े बड़े बदलाव हैं। वैसे तो इस नीति में बहुत बदलाव हैं, लेकिन हम जो मेन बदलाव थे वो था 5+3+3+4, ये प्रणाली 10+2 को हटाकर ये प्रणाली लागू की गई है। तो आखिर क्या है ये, मैंने आपको संक्षिप्त में बता दी है कि फाउंडेशन स्टेज, प्रीपैरेटरी या प्राइमरी स्टेज, मिडिल स्टेज और हायर सेकेंडरी स्टेज, ये इस नीति का सबसे बड़ा बदलाव है। और इस नीति का ड्राफ्ट तैयार होकर जारी हो चुका है। अब ये लागू होने में कब लागू होता है ये देखिए। अभी स्टेट्स भी इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से इसमें बदलाव कर सकती है। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हमारी जो ये नीति थी, ये राष्ट्रीय स्तर की जो नीति है, ये नीति आपको कैसी लगी? और अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो नेट पर, गूगल पर इसके बारे में आप पढ़ें, बहुत अच्छा इसमें बता रखा है। और ये नीति पूरी बहुत बड़ी नीति है ये, आप एक एक पॉइंट को गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।